हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अनुवाद शिक्षण, ट्रांसलेशन टीचिंग। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय या भूमिका। एक भाषा पाठ में निहित अर्थ या संदेश को दूसरे भाषा पाठ में यथावत व्यक्त करना, अर्थात एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कहना अनुवाद कहलाता है या अनुवाद है। हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थान पर अलग भाषा का प्रयोग होता है। एक कुछ दूरी के अंतराल पर या कुछ अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है या अन्य देशों में दूसरी भाषा का प्रयोग होता है, जो कि हमारे यहाँ जहाँ पर हम निवास करते हैं वहाँ भी प्रयोग में लाई जाती है। तो हम उस भाषा को कैसे सीखें, तो इसका एक यही सबसे या कहीं सर्वोत्तम तरीका है अनुवाद करना। अनुवाद के माध्यम से भाषा को अच्छी प्रकार से सीखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी जो व्याकरण है उसको भी समझा जा सकता है और उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। अब हम देखेंगे अनुवाद का अर्थ। अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु, उपसर्ग तथा बाद के संयोग से बना है। संस्कृत के बद धातु में गौ प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद। वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना और वाद का अर्थ हुआ कहने की क्रिया या फिर कही हुई बात। अनु उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहृत होता है। बाद में ये अनु उपसर्ग जुड़कर बनने वाला शब्द अनुवाद का अर्थ हुआ, यानी कि जो अनुवाद शब्द है उसका अर्थ हुआ प्राप्त कथन को पुनः कहना। यहाँ ध्यान देने की बात ये हो जाती है कि पुनः कथन में अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की नहीं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अर्थ जो है दोबारा से कहा जाता है, यानी कि उसकी दोबारा से आवृत्ति होती है। ऐसे ही वेबस्टर डिक्शनरी का कहना है, यानी कि उसमें जो इसका अर्थ बताया गया है वह है ट्रांसलेशन इज ए रेंडरिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज और रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम इनटू अनदर। ट्रांसलेशन इज एन आर्ट दैट इन्वॉल्व्स द Translation is an art that involves the recreation of work in another language for readers with different background. अनुवाद के इस दोहरी क्रिया को जो आरेख यहाँ पर दिया हुआ है उससे समझा जा सकता है। इसमें दिया है कि मूल भाषा का अर्थ और संदेश, मूल भाषा की संरचना और प्रकृति, मूल भाषा की शैली और विन्यास। फिर जब अनुवाद करते हैं तो क्या है, लक्ष्य भाषा में उसका अर्थ यानी कि संदेश, लक्ष्य भाषा की संरचना यानी कि प्रकृति, लक्ष्य भाषा की शैली और विन्यास, लक्ष्य भाषा यहाँ पर आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो संस्कृत हमारी मूल भाषा हुई, उसमें संदेश हम बोलेंगे, लिखेंगे या सोचेंगे। मूल भाषा की संरचना, उसकी प्रकृति को जानेंगे कि उसमें किस प्रकृति से उसका जो है प्रयोग किया जाता है, मूल भाषा की शैली क्या है यानी कि विन्यास क्या है, उसी को हम लक्ष्य भाषा में जो है अनुवाद कर लेंगे, यानी कि संदेश को उसमें सोचेंगे या उसमें शब्दों का रूपांतर करेंगे। लक्ष्य भाषा की संरचना है, उसकी प्रकृति देखेंगे कि हमारे यहाँ क्रिया का प्रयोग कब होता है, कर्ता का प्रयोग कब होता है, कर्म का प्रयोग कब होता है। फिर हम दूसरी भाषा में देखेंगे, लक्ष्य भाषा की शैली देखेंगे, विन्यास देखेंगे और उसी के आधार पर हम जो है अनुवाद करेंगे यानी कि ट्रांसलेशन करेंगे। अब हम देखेंगे अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद के पूर्ण स्वरूप को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख है जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम नाइडा महोदय की। अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। ये समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर होती है। जॉन कनिंगटन लिखते हैं कि लेखक ने जो कुछ कहा है अनुवादक को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, जिस ढंग से कहा उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी लेखक ने कहा है अनुवादक को, यानी कि मान लीजिए अनुवादक जो है एक दो भाषाओं को जानने वाला है, तीन भाषाओं को जानने वाला है, तो जो लेखक कह रहा है या फिर जो वक्ता है कह रहा है उसको जो लिपिबद्ध करेगा तो उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है।
जिस ढंग से कहा उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कैटफोर्ड महोदय की परिभाषा। इन्होंने लिखा है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है, जिसमें आती है मूल भाषा का अर्थ, संदेश, मूल भाषा की संरचना, जैसा कि अभी हमने एक ग्राफ में देखा था, उसी के आधार पर इन्होंने अपनी परिभाषा को जो है परिभाषित किया है। नेक्स्ट परिभाषा हम देख रहे हैं सैमुअल जॉनसन। मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद कहलाता है। फॉरेस्टेन महोदय लिखते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तत्वों को दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर देना अनुवाद कहलाता है। ये ध्यातव्य है कि हम तत्व या कथ्य को संरचना रूप से हमेशा अलग नहीं कर सकते। हैलिडे महोदय लिखते हैं कि अनुवाद एक संबंध है जो दो या दो से अधिक पाठों के बीच होता है। ये पाठ समान स्थिति में समान प्रकार से प्रदान करते हैं या संपादित करते हैं। न्यूमार्क महोदय लिखते हैं अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। देवेंद्र नाथ शर्मा लिखते हैं विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद करना है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी भोलानाथ तिवारी लिखते हैं किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद कहलाता है। पटनायक लिखते हैं अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक ध्वनियों यानी सार्थक जो अनुभव हैं अर्थपूर्ण संदेश या संदेश का अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। फिर से हम देख लेते हैं पटनायक की परिभाषा। इन्होंने लिखा है कि अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अनुभव अर्थपूर्ण संदेश या संदेश का अर्थ को एक भाषा समुदाय से दूसरी भाषा समुदाय में संप्रेषित किया जाता है। इसी के आगे हम देखेंगे विनोद गोदरे द्वारा दी गई परिभाषा। अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा व्यक्त अथवा रचना अथवा कहें सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना की समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। रीता रानी पालीवाल लिखती हैं स्रोत भाषा में व्यक्त प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की सहज प्रतीक व्यवस्था में रूपांतरित करने का कार्य अनुवाद कहलाता है। प्राचीन युग में मुख्यतः 3 प्रकार की रचनाओं के अनुवाद प्राप्त होते हैं क्योंकि इन 3 क्षेत्रों में ही प्राय ग्रंथों की रचना होती थी। वे क्षेत्र कौन से हैं? हम देखते हैं यहाँ पर साहित्य, दर्शन और धर्म। साहित्य की रचना तो शुरू में हम देखते ही हैं कि शुरू से ही साहित्यकार रहे हैं। किसी ने बड़े बड़े महाराजाओं के लिए प्रोत्साहित वर्धक रचनाएं रच दी और गीत संगीत का जो क्षेत्र था वो साहित्य से दूर नहीं था। दर्शन जो दार्शनिक हुए हैं उन्होंने अपने दर्शन को स्वयं अपने विचारों को लिपिबद्ध किया और धर्म का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। साहित्यिक रचनाओं में ग्रीक के इलियड और ओडेसी, संस्कृत के रामायण और महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं जिनका व्यापक स्तर पर अनुवाद हुआ है। दार्शनिक रचनाओं में प्लेटो के संवाद अनुवाद की दृष्टि से लोकप्रिय हुए। धार्मिक रचनाओं में बाइबल के सबसे अधिक अनुवाद मिलते हैं या पाए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रामायण के हिंदी संस्कृत में तो है ही, फिर उसका हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद, यानी कि ना जाने कितनी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। इसी प्रकार महाभारत, ये वैसे भी एक दोनों ही धार्मिक और महान ग्रंथ हैं, तो और इनको लोग हर समय में, हर काल में, हर वातावरण में बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं, समझते हैं। जो विदेशी भाषाओं को जानने वाले हैं वे अपनी भाषा में इनके यानी कि अनुवाद का ही पाठन करते हैं, क्योंकि संस्कृत मान लीजिए जिनको नहीं आती वो वास्तविक रचना जो संस्कृत में है उसको किस प्रकार से समझेंगे। इसी प्रकार महाभारत भी संस्कृत में है तो उसको भी किस प्रकार से समझेंगे। इसलिए जो अनुवाद किया रहता है और जिस भाषा को वे जानते हैं उसी भाषा में उसका अध्ययन करते हैं। दार्शनिक रचनाओं में प्लेटो के संवाद अनुवाद की दृष्टि से लोकप्रिय हुए हैं। धार्मिक रचनाओं में बाइबल के सबसे अधिक अनुवाद पाए जाते हैं, क्योंकि जो कहें
ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में बाइबल के अनुवाद हम देखते हैं कि इन लोगों ने ज़्यादा प्रचार प्रसार का कार्य किया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके उनका जो है क्षेत्र बढ़ाया है। आधुनिक युग में अनुवाद के माध्यम से प्राचीन युग के ये महान ग्रंथ अब विभिन्न भाषा भाषियों को उपलब्ध होने लगे हैं। अनुवाद तकनीक की दृष्टि से इन अनुवादों की विशेषता ये है कि प्राचीन युग में ये अनुवाद विशेष रूप से एक पक्षीय रूप में होते थे, अर्थात जिस भाषा में अनुवाद किए जाते थे लक्ष्य भाषा उनसे उनकी किसी रचना का मूल ग्रंथ भाषा मूल भाषा या स्रोत भाषा में अनुवाद नहीं होता था। इसका कारण यह है कि मूल ग्रंथों की तुलना में लक्ष्य भाषा के ग्रंथ प्रायः उतने उत्कृष्ट नहीं होते थे। दूसरी बात यह है कि मूल ग्रंथों की भाषा के प्रति अत्यंत आदर भावना के कारण लक्ष्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाना संभवतः अनुचित समझा जाता था। आधुनिक युग में अनुवाद का क्षेत्र विस्तृत हो गया है और विशेषकर शैक्षिक क्षेत्र में या शैक्षिक जीवन में इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत हो गया है। छात्र छात्राओं को दूसरी भाषा का ज्ञान कराने के लिए जो है अनुवाद का यानी कि दूसरी भाषा को सिखाने के लिए अनुवाद एक बहुत ही सहज प्रक्रिया है। और हम देखते हैं कि शिक्षण में जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं उनको कुछ ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती हैं जैसे टेट सीटेट। तो इसमें क्या है, इसमें भी लैंग्वेज का ज्ञान मांगा जाता है। जैसे सबसे पहले जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्या है और सेकंड लैंग्वेज क्या है। तो ये जब दूसरी भाषा का जब किसी भी कहें प्रशिक्षु शिक्षक के लिए ज्ञान होगा तो उसको शिक्षण कार्य में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि संस्कृत का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद कैसे किया जाता है तथा उसकी उपयोगिता क्या है। किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अनुवाद पर इस दृष्टि से विचार किया जाना भी परम आवश्यक है कि हिंदी के अनुच्छेदों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कैसे किया जाए। संस्कृत भाषा के विस्तार और चिर स्थायित्व के लिए ये आवश्यक भी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का। धन्यवाद।